आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सर 2 टन का एसी है, गैस उसमें 55 PSI है, 55 PSI, लेकिन एम्पियर मीटर लगाने के बाद 11 से 12 एम्पियर 13 एम्पियर ले रहा है, 11 12 13 14 एम्पियर ले रहा है, लेकिन सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है। इसका क्या रीजन है, इसका क्या प्रॉब्लम है? कूलिंग कॉइल पे भी आइस आ रहा है। तो कंप्लीट इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारे जाहिद मलिक हैं, जाहिद मलिक, इनका कहना है कि 55 PSI है, लेकिन 11 से 12 13 14 एम्पियर ले रहा है, यानी कि 1.5 टन का एसी है तो दो टन का एसी होगा। 2 टन का मान लीजिए, 1.5 टन का 2 टन का थोड़ा सा डिफरेंस होता है एम्पियर में। सक्शन लाइन पे आइस आ रहा है और कूलिंग कॉइल पे भी आइस आ रहा है। जो आइस आता है सक्शन लाइन पे, कूलिंग कॉइल पे, कंप्लीट डिटेल्स में आज हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जितने भी फॉल्ट होते हैं, जिस वजह से ये सारे फॉल्ट आते हैं, ये सक्शन लाइन पे और डिस्चार्ज लाइन पे आइस आता है ना, कंप्लीट डिटेल्स में हम समझने वाले हैं। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस 60 में मैं बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और बोरिंग भी ना हो। तो सक्शन लाइन पे जो आइस आने का जो रीज़न होता है ना, इनके केस में जो है मैं बता दूं, इनके केस में या तो कूलिंग कॉइल गंदा है। अब देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। जो जाहिद मलिक का जो रीज़न है वो हम लास्ट में बात करेंगे कि इनके एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि सक्शन लाइन पे अगर आइस आ रहा है, कूलिंग कॉइल पे आइस आ रहा है, तो सबसे पहला काम जो होता है ना, कूलिंग कॉइल में आप देख सकते हैं ये स्प्लिट एसी का जो कूलिंग कॉइल होता है इंडोर का, कूलिंग कॉइल गंदा नहीं होना चाहिए। एयर फिल्टर गंदा नहीं होना चाहिए। एयर फिल्टर को आपको साफ करना है, कूलिंग कॉइल को साफ करना है, ब्लोअर की स्पीड चेक करनी है। ये इंडोर में है। इंडोर में इतना सा प्रॉब्लम होता है तब हमारे सक्शन लाइन पे आइस आता है। लेकिन एक एक मेन रीजन जो होता है ना, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे क्योंकि उसके लिए आपको काफी टाइम लगता है और आपका जो रेफ्रिजरेंट है उसे लॉस करना पड़ता है। उसे हम बाद में बात करेंगे। अगर सब कुछ क्लियर है, सब कुछ सही है, विदाउट लॉस के अगर आप सक्शन लाइन पे आइसिंग आ रहा है उसे सही करना चाहते हैं तो स्टेप को फॉलो करना होगा। जैसे कि आपको कूलिंग कॉइल चेक करना है, गंदा है तो उसे साफ करिए। अगर मानिए कि ब्लोअर की स्पीड कम है तो भी सक्शन लाइन पे आइस आता है। अब देखिए सक्शन लाइन पे आइस आता है तो इंडोर से लेकर के आउटडोर में क्या लिंक होता है कि इसके वजह से आइस आता है। अगर कूलिंग कॉइल गंदा है, ब्लोअर की स्पीड कम है, तो उसकी वजह से आइस क्यों आता है सक्शन लाइन पे, इसे भी हम समझ लेंगे इसी वीडियो में। काफी डिटेल्स इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। कंप्लीट वीडियो को देखिए तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर इंडोर से आउटडोर का लिंक क्या होता है। जो कि इंडोर में अगर ब्लोअर नहीं चल रहा है तो आउटडोर के सक्शन लाइन पे आइस आता है, कंप्रेसर के रिसीवर पर आइस आता है, कंप्रेसर के ऊपर तक आइस आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे आउटडोर में आइस फुल भर जाता है। यही रीजन होता है। तो इंडोर को चेक कर लेना है। अगर इंडोर में कूलिंग कॉइल और ब्लोअर और एयर फिल्टर ये सब कुछ चेक कर लेना है। इंडोर में हो गया, अब हमें आउटडोर में चेक करना है। आउटडोर का कंडेंसर क्लीन होना चाहिए बिल्कुल, यानी कि जो उसका फिक्स होता है ना, पीछे का जो कंडेंसर लगा होता है जिसमें जाली होती है, कुछ लोग उसे जाली कहते हैं, तो जाली जैसा नुमा बना होता है, वहां से एयर पास होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इस तरह से अगर आउटडोर के ऊपर इस तरह से अगर मारते हैं तो इतना तेजी से सामने से धूल मिट्टी निकलता है ना, अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए कि एयर कंडीशनर सर्विस करने के लायक हो गया है। एयर कंडीशनर सर्विस करना चाहिए उस समय, क्योंकि अगर कंडेंसर में धूल मिट्टी जमा हुआ है तो उस समय क्या होता है कि उस समय एयर पीछे से खींच नहीं पाता है और सामने से नहीं फेंक पाता है। अगर पीछे से खींचेगा तो जो कंडेंसर लगा होता है ना, कंडेंसर आप देख सकते हैं, ये कंडेंसर के पीछे से, यानी कि कंडेंसर का जो कॉपर पाइप होता है उसमें स्पर्श होकर के एयर ठंडा हो जा गर्म हो जाता है और वही एयर जो पीछे से एयर खींचता है, वही एयर की वजह से कंडेंसर ठंडा होता रहता है। तो जब कंडेंसर पीछे से एयर खींचता है, सामने से फेंक देता है। तो इसी तरह से कंडेंसर अगर पीछे से एयर खींच नहीं पाएगा तो सामने से कहाँ से फेंकेगा। तो जो कंडेंसर की हीट है ना,
वो हीट कंडेंसर में ही रह जाएगा, तो उसके वजह से भी कूलिंग कॉइल में आइस आता है और कूलिंग नहीं करता है सिस्टम, इसके वजह से। अगर तो उसके बाद हो गया कंडेंसर, हो गया कंडेंसर गंदा है तो उसे साफ करें। अगर आउटडोर का कंडेंसर फैन मोटर अगर स्लो चल रहा है, आप ये देख सकते हैं, अगर स्लो चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है या फिर थोड़ी देर चल रहा है, थोड़ी देर के बाद बंद हो जा रहा है, तो उसके वजह से भी कूलिंग कॉइल पे सक्शन लाइन पे आइस आता है। ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है। और कभी कभी इंडोर में ऐसा होता है कि इंडोर में चलते ब्लोअर है ना, ब्लोअर चलते चलते कभी कभी बंद हो जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ब्लोअर थोड़ी देर चल रहा है, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद स्टार्ट होता है, थोड़ी देर के बाद बंद हो जाता है, थोड़ी देर चलता है बंद हो जाता है। आउटडोर कंडेंसर मोटर भी ऐसा होता है कभी कभी कि थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर चलता है फिर बंद हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सारे प्रॉब्लम आपको पहले फिक्स करना है। ये सब कुछ इंडोर से लेकर के आउटडोर तक हो गया। ये सब कुछ अगर क्लियर है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो आपको क्या करना है कि आपको चोकिंग, आपके सिस्टम में चोकिंग है, यानी कि चोकिंग कहाँ कहाँ हो सकता है, कूलिंग कॉइल में ऑयल चोकिंग होता है। स्प्लिट एसी की बात की जाए तो स्प्लिट एसी में 90% यही होता है कि ऑयल जो भी चोकिंग होता है ना, तो ऑयल चोकिंग होता है। ऑयल चोकिंग की वजह से क्या होता है कि इंडोर में रेफ्रिजरेंट जाता है, साइकिल नहीं बना पाता है। कहने का मतलब ये है साइकिल नहीं बना पाता है, यानी कि इंडोर में रेफ्रिजरेंट जाना चाहिए, इंडोर से लेकर के आउटडोर तक रेफ्रिजरेंट पूरा साइकिल कंप्लीट करना चाहिए। साइकिल का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए, मैं छोटा सा मैं बता दे रहा हूँ आपको कि साइकिल किसे कहते हैं। साइकिल का मतलब है जब कंप्रेसर डिस्चार्ज फेंकता है, तो डिस्चार्ज फेंकता है लिक्विड लाइन के रास्ते से, यानी कि पतले पाइप के रास्ते से। आपको मैं डायग्राम भी दिखा रहा हूँ, ये होता है साइकिल डायग्राम, आप देख लीजिए। साइकिल डायग्राम इसे कहते हैं। डिस्चार्ज फेंकता है कंप्रेसर का, उसके बाद जाता है लिक्विड लाइन के रास्ते से, चला जाता है कूलिंग कॉइल में, कैपिलरी के रास्ते से, लिक्विड लाइन के रास्ते से चला जाता है पतले पाइप, यानी कि लिक्विड लाइन जो होता है ना, उसे पतले पाइप को लिक्विड लाइन कहते हैं, और मोटा पाइप जो होता है उसे सक्शन लाइन कहते हैं। आप देख सकते हैं ये, तो पतले पाइप के रास्ते से चला जाता है कूलिंग कॉइल में, कूलिंग कॉइल में रन करके कूल करके फिर वापस मोटे पाइप के रास्ते से, सक्शन लाइन के रास्ते से वापस कंप्रेसर में आ जाता है। ये होता है एक साइकिल कंप्लीट, इसे कहते हैं साइकिल डायग्राम। तो अगर यही साइकिल डायग्राम, इसके लिए कंप्लीट में वीडियो बना रखा हूँ, थोड़ा सा लगभग 25 मिनट का वीडियो है। अगर उस वीडियो को देख लेते हैं तो कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, साइकिल को आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए कि किस तरह से साइकिल काम करता है, किस तरह से रेफ्रिजरेंट रन करता है, चाहे वो स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो, इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो, रेफ्रिजरेटर हो, डिफ्रीजर हो, कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो, किस तरह से उसका साइकिल वर्क करता है, उस वीडियो में आप जाकर के देख लीजिए। और जितने भी रेफ्रिजरेंट होते हैं उसका स्टैंडिंग प्रेशर, जितने भी वर्ल्ड वाइड जितने भी रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं उस सबका स्टैंडिंग प्रेशर, सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर क्या होता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, ऑलरेडी मैं एक आर्टिकल लिख रखा हूँ अपने वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट पर या तो डायरेक्ट आप विजिट कर लीजिए www.webjanकारी.in, आप नीचे डिस्प्ले में देख रहे होंगे webjanकारी.in, इस वेबसाइट पर जाइए, आपको सारे आर्टिकल और फाइल आपको मिल जाएंगे, वहां से जाकर के PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। तो हम बात करते हैं कि आई जो आता है, तो चोकिंग जो होता है ना, अब चोकिंग की बात कर लेते हैं। इंडोर में कूलिंग कॉइल में चोकिंग हो सकता है, आउटडोर कंडेंसर में भी चोकिंग, वैसे जब चोकिंग होता है तो दोनों जगह होता है, कूलिंग कॉइल में भी होता है, कंडेंसर में भी होता है। तो उसे साफ करने के लिए, चोकिंग को फिक्स करने के लिए आपको पूरा रेफ्रिजरेंट रिलीज करना पड़ेगा, पूरा रेफ्रिजरेंट आपको वेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए भी प्रैक्टिकल वीडियो बना रखा हूं कि किस तरह से फ्लशिंग किया जाता है। अब देखिए, अगर चोकिंग है तो उसे फ्लश करना पड़ेगा, कैपिलरी और फिल्टर आपको चेंज करना पड़ेगा। कैपिलरी फिल्टर आप देख सकते हैं, ये होता है कैपिलरी और फिल्टर, इसे आपको चेंज करना, रिप्लेस करना होगा, नया लगाना होगा। उससे पहले आपको फ्लश करना होगा। फ्लश किस तरह से किया जाता है, लिक्विड डाल करके, जैसे कि 11 नंबर का रेफ्रिजरेंट होता है, लिक्विड होता है जो कि पानी की जैसा, पेट्रोल की जैसा होता है, पेट्रोल नहीं होता है, पेट्रोल जैसा होता है कि अगर नीचे गिरा दिया जाए तो उड़ जाएगा वो। उसी तरह से उस लिक्विड से आपको फ्लश करना होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल वो स्टेप बाय स्टेप करके मैं फ्लश कर दिया हूँ कि इंडोर को अलग कैसे फ्लश करना होता है, आउटडोर सिस्टम को अलग कैसे फ्लश करना होता है। उस वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए।
तो उसी तरह से आपको इंडोर को भी फ्लश करना है, आउटडोर को भी फ्लश करना है। उसके बाद कैपिलरी और फिल्टर रिप्लेस करके फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करेंगे। आपका सिस्टम फिर से सही चलने लगा, बिल्कुल नया जैसे काम करने लगेगा। उससे पहले आप सिस्टम को सर्विस जरूर कर लें। एक छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूंगा, अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है इससे, इस टॉपिक से, या फिर कोई भी टॉपिक हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी थी। तो अभी के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।